आखिर आ गए आप। साइकोलॉजी फॉर ऑल सीरीज़ का खाता खोलते हैं लेसन नंबर 1 के साथ, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इस लेसन में हम जानेंगे साइकोलॉजी क्या होती है, इसका क्या रोल है माइंड और बिहेवियर को समझने में, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, साइकोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स क्या हैं, कैसे ये बाकी कामों से, बाकी सब्जेक्टों के साथ, हमारे अलग अलग प्रोफेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है, और लास्ट में हम समझेंगे हमारी डेली लाइफ में हमें खुद को समझने में और औरों को समझने में साइकोलॉजी कैसे हेल्प करता है। यहाँ पर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ की सबसे ज़रूरी वीडियो 0 नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं लर्निंग बाजी। वेलकम टू लर्निंग बाज। शुरुआत के कुछ लेसन्स साइकोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करते हैं और साइकोलॉजी की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको इस लेसन्स को शुरुआत से और सीरीज़ में देखना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं और आपको इनमें कुछ बोरिंग लगता है तो आप शुरू के कुछ लेसन्स को स्किप कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए ये देखा जाता है कि वो किस चीज़ की स्टडी करता है और ये स्टडी वो किस तरीके से करता है। किताबी नज़र से साइकोलॉजी को देखा जाए तो ये एक विज्ञान है जो इंसानों के मेंटल प्रोसेस को स्टडी करता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है और उसके बाद उनके एक्सपीरियंस को स्टडी करता है। ऐसा करने के लिए वो बायोलॉजी का सहारा लेता है और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की मदद लेता है। इन सब से इकट्ठी हुई जानकारी को वो एक सिस्टम में एक तरीके से रखता है जिससे वो एक नॉलेज बन पाए और सबको बताई जा सके। यहाँ पर हमको मेंटल प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से देखना होगा। मेंटल प्रोसेस का मतलब ब्रेन से नहीं है। हमें जानना होगा कि ब्रेन यानी कि जो दिमाग है वो मन से अलग होता है। मन में जो प्रोसेस होते हैं वो भले नसों के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, जो हमारी नसें होती है उनमें जो प्रोसेस होते हैं और जो मन में प्रोसेस होते हैं वो तो एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन जो दिमाग है यानी कि ब्रेन, इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं और मन के अंदर जो प्रोसेस होते हैं माइंड के अंदर, वो दोनों सेम नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रेन की जगह बताई जा सकती है कि वो कहाँ पर है, उसकी एक लोकेशन होती है, लेकिन मन की अपने आप में कोई जगह नहीं है। जैसे कि अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो ये जहाँ भी आपको लगता है आप ये बता नहीं सकते पूरे शरीर में कि ये कहाँ बुरा लग रहा है। मगर आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें याद नहीं, यहाँ लगा यहाँ। ब्रेन एक फिजिकल चीज़ है, लेकिन मन का बनना एक इंटरेक्शन के साथ शुरू होता है। जब किसी भी दुनिया में इंटरेक्शन होता है किसी भी तरीके का, उससे जो एक्सपीरियंस बनते हैं और इसी से धीरे धीरे आसपास की चीज़ें बननी शुरू होती है। इसी से मन का डेवलपमेंट होता है और इसी से मन बनता है। अगर हम एक्सपीरियंसेस को देखना चाहें तो एक्सपीरियंस यानी अनुभव ये मन के ही चेतना में होते हैं और एक्सपीरियंसेस को फ़र्क भी पड़ता है इससे कि जो उनको एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी अंदर की हालत और बाहर की हालत कैसी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पिज़्ज़ा टेस्ट करने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो अगर हम बाहर का देखें यानी कि पिज़्ज़ा ही अपने आप में ही ख़राब बना है तो हो सकता है वो आपको खाने में अच्छा ना लगे। यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया एक्सटर्नल का। लेकिन ये भी हो सकता है कि पिज़्ज़ा अगर बहुत अच्छा भी बना है बाहर से, लेकिन आपकी ही तबीयत ठीक नहीं है तो भी आपको पिज़्ज़ा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर भी जो अनुभव है वो इंटरनल इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसीलिए एक्सपीरियंसेस के नेचर को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस करने वाले की इंटरनल कंडीशंस और एक्सटर्नल कंडीशंस क्या है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इन दोनों को समझकर ही एक्सपीरियंस को समझा जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि कैसे कोई भी बिहेवियर को शुरू करने वाला, उसको असर डालने वाला स्टिमुलस कैसे जुड़ा हुआ है उसके रिस्पॉन्स से, जो उसका आउटकम होता है। ये दोनों ही चीज़ें, स्टिमुलस और उसका जो असर हुआ है, रिस्पॉन्ड हुआ है, ये दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। हम जानते हैं अगर किसी के भी बिहेवियर को देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई अगर किसी के बिहेवियर को एक तरीके से देख रहा है तो वहाँ पर इंटरप्रिटेशन एक तरीके से होगी, और कोई दूसरा पर्सन एक बिहेवियर को एक दूसरे तरीके से देख रहा है तो वहाँ पर निष्कर्ष अलग तरीके के हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट इन दोनों तरीक़ों को अलग तरीके से देखते हैं
वो या तो किसी भी स्टडी को एक साइंटिफिक वे में करेंगे, उसमें एक एनालिसिस करेंगे, उस तरीके से बताएंगे कि ये जो भी एक्सपीरियंस है ये किस तरह हो रहा है, या फिर ये उसको बताएंगे कि ये जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है ये एक्चुअली ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सामने वाले को हो रहा है, इसलिए ऐसा है। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी तरीके से नहीं रखते, वो सब कुछ सिस्टम और एनालिसिस के हिसाब से करते हैं। साइकोलॉजी की स्टडी की सबसे पहली लैब जर्मनी में बनी थी, लीप्जिग शहर के अंदर 1879 में। साइकोलॉजी को वैसे तो आमतौर पे एक सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की तरह देखा जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में और भारत में भी इसको एक साइंस के ही एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, सारे ही ग्रेजुएट लेवल पर और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। तो आज हमारे पास साइकोलॉजी को समझने और स्टडी करने के लिए दो तरीके हैं। पहला होता है जिसमें हम बायोलॉजी और फिजिक्स का सहारा लेते हैं। इसमें बायोलॉजी और फिजिक्स के जो मेथड्स होते हैं उनकी सहायता से बिहेवियर को समझा जाता है। दूसरा तरीका होता है सोशल साइंस की मदद से इसे जानना। यहाँ पर समाज की तरफ से जितने भी फिनोमिना होते हैं उस तरीके से हम बिहेवियर को जानते हैं और इससे हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। आइए इन दोनों मेथड्स को जानते हैं। साइकोलॉजी के इतना डेवलपमेंट कर पाने का एक कारण ये भी है कि ये नेचुरल साइंस के हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मॉडल को यूज़ करता है। इस मॉडल को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस का नाम यूज़ हुआ है। हाइपोथेसिस जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। कल्पना तो है लेकिन ऐसा ही नहीं है कि पूरा साइंस परिकल्पना पर ही चले। असल में इस मॉडल के अंदर सबसे पहले किसी बात को समझाने के लिए कुछ बातों का चयन किया जाता है। वो बातें ऐसे ही नहीं होती कि हम कुछ भी मान लें, उन बातों को मानने का एक कारण होता है। उसके साथ फिर इन बातों को लेकर एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, कल्पना बनाई जाती है, और ये कल्पना भी उसी बात पर आधारित होनी चाहिए जो आपने पहले तय की हैं। और इसके बाद ये चीज़ें तय की जाती हैं और इन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। इन सब के टेस्ट होने के बाद और एक्सपेरिमेंट्स होने के बाद अगर ये चीज़ें सारी उस फिनोमिना को सही डिस्कस कर पाएँ, उसके बारे में सही बता पाएँ, तभी ये चीज़ें सही मानी जाती हैं और एज ए नॉलेज इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें कुछ भी शक नहीं है। और अगर एक बार ये चीज़ें सब सही भी निकल जाती हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, फिर भी इनको हमेशा ओपन ही रखा जाता है कि आगे भी अगर किसी भी तरह का डेवलपमेंट होता है तो उसमें ये बदलाव किया जा सके। साइकोलॉजिस्ट एक चीज़ से और बहुत प्रभावित होते हैं साइंस की, और वह इवोल्यूशन, जो कि बायोलॉजी से आता है। इसके थ्रू वो कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, जैसे ही अटैचमेंट क्या होता है और एग्रेशन यानी कि गुस्सा क्यों होता है, इसमें इवोल्यूशन का क्या रोल है। इवोल्यूशन की मदद से वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते, समझा पाते हैं। साइंस के अलावा साइकोलॉजी को एक और तरीके से समझा जाता है और वो है सोशल साइंस का इस्तेमाल करना। क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स सिर्फ सोसाइटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि वो सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंसेस क्रिएट भी करते हैं, जैसे पार्टी करना, आंदोलन करना। आप देखिए क्लास के अंदर अगर सभी बच्चे एक ही टीचर से एक ही सब्जेक्ट को एक ही तरीके से पढ़ते हैं तो भी आखिरकार उनका रिज़ल्ट एक जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उस 2 घंटे की क्लास में भले ही सबको एक जैसे ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बाकी के जो 22 घंटे उनके अलग अलग बीतते हैं, वहीं पर ही सारी कहानी बदल जाती है। और साइकोलॉजी इन सबको देखने में मदद करता है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। इसलिए जब साइकोलॉजी को सोशल साइंस की तरह देखा जाता है तो इसमें ना ही सिर्फ अकेले किसी की स्टडी की जाती है, लेकिन ये भी देखा जाता है कि किसी एक पर सोसाइटी का कैसा असर हो रहा है और उस एक का सोसाइटी में क्या असर जा रहा है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आजकल है सोशल मीडिया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि साइकोलॉजी साइंस ऑफ माइंड होता है, यानी कि मन का ही विज्ञान। पहले साइकोलॉजिस्ट को पता ही नहीं था कि माइंड होता क्या है, वो इसको डिफाइन ही नहीं कर पाते थे कि किस तरीके से माइंड काम करता है, ये है क्या चीज़। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट जैसे कि R.W. स्पेरी और रॉजर्स पेनरोज, इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस बात को साफ किया और तब ही साइकोलॉजी में माइंड की बात वापस आनी शुरू हुई। माइंड यानी मन है क्या? क्या मन दिमाग है? ये बात तो बिल्कुल ही हम अच्छे से जानते हैं कि मन बिना दिमाग के हो नहीं सकता, पर मन अपने आप में ही अलग तो कुछ होता ही है। अगर हमारा कोई हाथ ना रहे तो भी हमारा मन तो होगा ही, अगर हमारा कोई पैर ना रहे तो भी हमारा मन तो होगा ही। साइंटिस्ट ने कई बार इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जैसे एक बार एक आदमी के दिमाग में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त कम हो गई थी, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसने ये तुरंत पहचान लिया
कि वहाँ उसके माँ बाप बदल दिए गए हैं, वहाँ किसी और को रखा गया है। ये चीज़ उसने पहचान ली, क्योंकि माइंड यानी कि मन जो उसके माता पिता को पहचानता था वो तो उसके साथ था ही, भले ही उसके दिमाग में थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो गई थी चोट लगने की वजह से। पहले तो साइकोलॉजिस्ट को ये भी नहीं लगता था कि माइंड और बॉडी ये दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उससे पता चला कि मन और शरीर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए गए, कई थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। जैसे कई लोगों को कई बार ये कहा गया कि आप बहुत अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ऐसा करने से उनकी बॉडी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए, कुछ अच्छा होने लग गया उनकी बॉडी के साथ, वो ठीक होने लग गए। ऐसा हमेशा तो नहीं होता, लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसा कई बार किया गया है। कई मरीज जिनको किसी चीज़ का फोबिया था, उन्हें किसी चीज़ से डर लगता था, उन्हें कहा गया कि आप ऐसा सोचिए कि आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगता। ऐसा करके उनका डर कुछ कम हो गया। ऐसा करके एक नई ही साइंस को जन्म मिला जिसका नाम था साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इसमें मरीज के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है, ऐसे कह कर कि वो ऐसा सोचे कि वो ठीक हो रहा है और वो बीमारी में ज़्यादा नहीं जा रहा है। हम सब अपनी रोज़ की लाइफ में ये बातें अक्सर कहते हैं, जैसे अरे ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये बात ऐसे ठीक नहीं है। इन सब को हम अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इन सब को कहने का हमारा अपना ही हिसाब होता है। इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम अपनी अंदाजे से देते हैं, जिसका कारण होता है हमारी कॉमन सेंस। जैसे अगर हमारा कोई बहुत ही खास दोस्त है और वो हमसे दूर चला जाए, तो यहाँ पे हमारे दो अंदाजे होते हैं। पहला ये कि अगर नज़रों से दूर तो दिल से भी दूर, और दूसरा ये होता है कि अगर दूरियां जितनी ज़्यादा होती है दोस्ती उतनी अच्छी हो जाती है। पर इस बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे दोस्त के दूर जाने पर हमारे साथ कैसा हुआ, हमारी लाइफ में क्या हुआ। अगर हमारे दोस्त के दूर चले जाने से हमें कोई नया ही दोस्त मिल जाता है उसके बाद, तो ऐसे बिहेवियर को देखकर हम कह सकते हैं कि नज़रों से दूर हो गया तो दिल से भी दूर हो गया। ये बात यहाँ पर लागू हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अगर हमारे दोस्त के दूर चले जाने से हमें कोई और अच्छा दोस्त नहीं भी मिलता है और हम ऐसे ही रहते हैं और हम उसे मिस करते हैं, याद करते हैं, तो इस बिहेवियर के लिए ये एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है कि नहीं, दोस्ती में जितनी ज़्यादा दूरियां होती हैं दोस्ती उतनी अच्छी हो जाती है, उतनी गहरी हो जाती है। और इन दोनों एक्सप्लेनेशन के पीछे सिर्फ हमारी धारणा है, हमारे अंदाजे हैं जो कॉमन सेंस की वजह से होते हैं। पर दर्शकों, साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी बातें होती हैं और जो भी एक्सप्लेनेशन होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन सेंस होता है कि अगर किसी को शुरुआत में ही बहुत ही आसान काम देंगे तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बाद में उसको मुश्किल काम दिया जा सकता है। इस कॉमन सेंस को चेक करने के लिए एक स्टडी की गई। इसमें उन बच्चों के साथ स्टडी की गई जो बहुत जल्दी हार मान जाते थे। उन्हें कोई काम दिया जाता था तो वो जल्दी हार मान जाते थे और उसे वो पूरा नहीं करते थे। ऐसा करने के लिए स्टूडेंट्स के दो ग्रुप बनाए गए। एक स्टूडेंट को शुरुआत से ही बहुत ही आसान काम दिए गए, आसान सवाल दिए गए और उन्होंने कहा कि वो इसे करें और उन्होंने उसको कर लिया धीरे धीरे। दूसरे ग्रुप के जो स्टूडेंट थे उनको हमेशा आसान सवाल नहीं दिए गए, उन्हें आसान सवाल भी दिए गए और थोड़े मुश्किल सवाल भी दिए गए साथ साथ। तो वो आसान सवाल कर पाते थे और जब मुश्किल नहीं कर पाते थे तो उन्हें कहा गया कि आप ऐसा कीजिए, आप इतनी जल्दी मत छोड़िए, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए इनको। और धीरे धीरे देखा गया कि वो अगर ट्राई करते रहते थे तो उनसे वो सवाल हो जाते थे, वो काम पूरा कर देते थे और उनकी इस तरीके से ट्रेनिंग हो गई। आखिरकार जब दोनों ग्रुप को ही एक मुश्किल सवाल दिया गया, मुश्किल काम दिया गया, तो जिनको हमेशा से ही आसान काम मिल रहा था वो इस काम को नहीं कर पाए और उन्होंने हार मान ली। लेकिन जिनको आसान मुश्किल थोड़ा इस तरह का काम देते रहते थे वो उनको कर गए। तो दर्शकों, इससे पता लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी कॉमन सेंस हो वही ठीक हो। साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है और साइंटिफिक बेस पर इन सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन की जाती है। ऐसे ही एक कॉमन सेंस कई बार लगाई जाती है कि अगर किसी को बहुत से लोगों के सामने कोई काम करने को कहा जाए, कोई परफॉर्म करने को कहा जाए, जैसे डांस करना, गाना गाना, तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। लेकिन कई बार हम जब स्टडी करते हैं इस चीज़ को तो हमें उल्टा ही देखने को मिलता है। अगर हमने बहुत अच्छे से किसी चीज़ की प्रैक्टिस करी हुई है, किसी परफॉर्मेंस की, और अगर हम उसे और ज़्यादा लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, पब्लिक के सामने करते हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और लोगों के सामने, और हम उस चीज़ को और अच्छे से कर पाते हैं।
इस सीरीज़ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है आपकी कई कॉमन सेंस से जुड़ी जो हम धारणाएं होती हैं वो टूटे और आपको कुछ साइंस के नज़रिए से नया जानने को मिले। मन को हमारी जानने की कहानी तो बहुत पुरानी है, पर मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत तब से हुई जब 1876 में विल्हेम वुंट ने जर्मनी के लीप्जिग शहर में एक साइकोलॉजी की लैब सेटअप करी। विल्हेम वुंट को इंटरेस्ट था ये जानने में कि ह्यूमन माइंड की जो कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना होती है वो किस तरह से बनी होती है। ये जानने के लिए इन्होंने एक तरीका अपनाया जिसे स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। इसमें इंट्रोस्पेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर होता ये है कि किसी से अगर उसका बिहेवियर जानना है तो उससे पूछा जाता था कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताए, डिटेल में बताएं कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह हो रहा है माइंड के साथ, उनका बिहेवियर किस तरह का एक्सपीरियंस वो रख रहे हैं। इस तरीके से जब एक्सपेरिमेंट होता था तो वो अपने अनुभव बताते थे। पर ये तरीका ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट को पसंद नहीं आया क्योंकि ये तरीका ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो भी एक्सपीरियंस, जो भी कोई बता रहा है अपने एक्सपीरियंस, इसको वो खुद ही जान सकता है। अगर वो बता भी देगा तो उसकी पूरी एक्सपीरियंस की जो बातें हैं, हर चीज़ उसको कैसा लग रहा है, ये बात साइंटिस्ट को बता पाना और उस तरीके से समझा पाना, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। यानी कि बाहर से इस चीज़ का कोई पता नहीं चल पाता था कि असल में हो क्या रहा है बिहेवियर के साथ। इसलिए ये मेथड इतना पसंद नहीं किया गया। इसलिए कुछ ही समय बाद अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में एक साइकोलॉजी की लैब सेटअप करी। इनका जो तरीका था माइंड को जानने का, उसको हमने जाना फंक्शनलिस्ट के नाम से। इनका ये मानना था कि अगर माइंड को ही जानना है तो क्यों ना इस तरीके से जाना जाए, क्योंकि माइंड तो अपनी जो भी चीज़ करता है वो उसको बिहेवियर के थ्रू ही शो करता है। माइंड जो भी करेगा वो बिहेवियर में ही नज़र आएगा। इसलिए माइंड क्या करता है इसको ना देखकर हम ये देखें कि माइंड का बिहेवियर किस तरीके से शो हो रहा है, बाहर उसका अफेक्ट क्या हो रहा है। इन्होंने अपनी स्टडीज़ से ये पाया कि जो कॉन्शियसनेस है यानी कि चेतना है माइंड की, ये माइंड के कुछ प्रोसेस से मिलकर बनी होती है और साइकोलॉजी का यही एक मेन पार्ट होता है कि कॉन्शियस को माइंड के प्रोसेस से जानेंगे। इनके इसी फंक्शनलिज्म को यूज़ कर एक साइंटिस्ट जेम्स ड्यूई ने एक्सप्लेन किया कि कैसे इंसान अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बेहतर बनाता है। इसके बाद जर्मनी के जो विल्हेम वुंट थे, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इन्हीं के स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में एक नई साइकोलॉजी उभर कर आई जिसका नाम था जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि माइंड के कंपोनेंट्स, ये जो कॉन्शियसनेस वगैरह होती है जिनसे माइंड बनता है, इसको देखने की बजाय हमें परसेप्शन पे ध्यान देना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीज़ दिख रही है तो वैसी ही है, हमें उसका एक मतलब भी समझ में आता है। जैसे मान लीजिए अगर कुछ पिक्चर्स हम देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं अगर हम, तो हम जानते हैं कि फ़िल्म के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो एक साथ चल रही हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ पिक्चर्स ही हैं तो हमें सिर्फ पिक्चर जैसे ही लगनी चाहिए, लेकिन वो हमें चलती हुई भी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सब पिक्चर्स मूव कर रही हैं और फिर उसमें जो इमोशन भी छुपा होता है, जो उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो भी हमें पता चलती हैं। तो इसका मतलब जो परसेप्शन है, जिस तरीके से एक्सपीरियंस हो रहा है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। असल में जेस्टॉल्ट का मतलब ही होता है समष्टि, मतलब सब कुछ एक साथ, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम हर चीज़ को अलग अलग देख पाएँ। चीज़ें ऐसे ही जुड़ी होती हैं कि उनको अगर अलग अलग करके समझा जाएगा तो उन्हें एक तरीके से समझा नहीं जा सकता। सब कुछ एक साथ ही होता है। और यहाँ तक कि जो चीज़ हमें फाइनली समझ में आती है, जो हमें फाइनली दिखती है, वो भी जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वैसी होती नहीं है। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी और परसेप्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। आगे जाकर स्ट्रक्चरलिज्म का एक और रिएक्शन के तौर पर हमें देखने को मिला जब 1910 में जॉन वॉटसन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये दोनों बातें की, भाई माइंड भी है, कॉन्शियसनेस, चेतना वगैरह है। उन्होंने इस सब के बारे में भी मना किया कि ऐसा नहीं है। यहाँ से बिहेवियरिज्म निकल कर आया। बिहेवियरिज्म को बताने वाले जॉन वॉटसन, इन्होंने बताया कि माइंड और कॉन्शियसनेस, इन सबको स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माइंड तो हमें दिखता नहीं है और कॉन्शियसनेस, चेतना, ये भी ना दिखती है ना ऑब्जर्वेबल है। इन सबको वेरीफाई किया भी जाए तो कैसे किया जाए अगर इसके बारे में हमें कोई बताए भी अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से। तो इनका कहना था कि अगर हम स्टिमुलेशन, यानी कि जिस वजह से कुछ हो रहा है और फिर बिहेवियर जो आ रहा है, कोई कारण और उस कारण से निकलने वाला बिहेवियर,
जो उसका रिस्पॉन्स है, इन दोनों को स्टडी करें इस तरीके से, तो ये काफ़ी साइंटिफिक होगा और इससे इन चीज़ों को वेरीफाई भी किया जाएगा। पता चलेगा कि ये किस तरीके से हो रहा है, ये किसी को दिखता तो है नहीं, तो माइंड को इस तरीके से स्टडी करने का कुछ मतलब नहीं बनता है, इनका कहना था। इनका इस बिहेवियरिज्म की सोच पे आगे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और आगे कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे स्किनर ने आकर इस पे बहुत काम किया। स्किनर के कामों को हम आगे जानेंगे। जॉन वॉटसन की ये बिहेवियरिज्म की अप्रोच साइकोलॉजी में कई सालों तक रही और चलती रही, जब तक सिगमंड फ्रॉइड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने आकर पूरी दुनिया ने हिला दी। इन्होंने अपनी स्टडी से जो पाया वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। साइकोलॉजी की बात हो और सिगमंड फ्रॉइड का नाम ना आए। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी स्टडी में अलग ही तरीके से माइंड को देखा। उन्होंने देखा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसका कारण जो है माइंड के अलावा भी बहुत कुछ होता है। इन्होंने कॉन्शियसनेस नहीं, इन्होंने अनकॉन्शियसनेस की बात की कि ह्यूमन बिहेवियर के कारण जो होते हैं वो कुछ अंदर ही अनकॉन्शियसनेस के अंदर कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बिहेवियर काम करता है। और ये डिज़ायर्स और ये सब इच्छाएं, ये जो कामनाएं होती हैं, ये इतनी अनकॉन्शियस होती हैं, इतनी छुपी हुई होती है कि कई बार ह्यूमंस को ही इसका पता ही नहीं होता है। यही अनकॉन्शियस डिज़ायर्स जो ग्रेटिफिकेशन और प्लेजर यानी मज़े को पाना चाहती हैं, यही ह्यूमन बिहेवियर का कारण होती है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड का जो तरीका है वो कहलाया साइको एनालिसिस। इसमें साइकोलॉजी से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक किया जाता था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। वो मरीज़ों को चेक करते थे, उनसे बात करते थे और धीरे धीरे अपनी स्टडीज़ से ही उन्होंने ये सब पता लगाया था। लेकिन आगे जाकर कुछ साइकोलॉजिस्ट जो ह्यूमनिज़म मानवतावादी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, उस पर चलते थे, उन्होंने अपनी स्टडीज़ से पाया, उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा ही नहीं है कि जो सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं, कुछ अनकॉन्शियसनेस डिज़ायर्स होती हैं, उसी से ही ह्यूमन बीइंग्स बिहेवियर करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर सब कुछ मशीन ही हो जाएगा कि मतलब ह्यूमंस के अंदर कुछ अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, उसी पे वो चल रहे हैं, तो ये सब तो मशीन ही हो गया एक तरीके से कि डिज़ायर्स आ रही हैं और वो डिज़ायर आकर ही ह्यूमन का बिहेवियर को दिखा रही हैं। पर ऐसा नहीं है, ह्यूमंस की कुछ फ्री विल, कुछ अपनी मर्ज़ी भी होती है, क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ग्रो करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी चीज़ों को समझते हैं, फिर इसके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर फ्री विल का भी बहुत योगदान रहता है। साइकोलॉजी में ऐसे ही अलग अलग तरह की अप्रोचेज़ रही हैं। हर अप्रोच में हर तरीके से किसी न किसी चीज़ पे फोकस किया जाता है और इसी तरीके से अलग अलग अप्रोचेस डेवलप हुई हैं। इन सब अप्रोचेस के कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ ना कुछ वीकनेस भी हैं। इन्हीं अप्रोचेस को लेकर आगे जाकर और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए साइकोलॉजी में। ऐसे ही जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म को मिलाकर बनती है आज की एक नई तरीके की बिहेवियरिज्म, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ये बात करता है कि कैसे हम अपनी आसपास की दुनिया को जानते हैं। कॉग्निशन का मतलब ही होता है कि जानने का प्रोसेस। कॉग्निशन में होता है सोचना, समझना, देखना, याद करना, समस्याओं का हल करना और कुछ ऐसे ही मन की चीज़ें जिनके साथ मिलकर हम अपने आसपास की दुनिया के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं और उनको समझते हैं और सारी जानकारियाँ इकट्ठे करते हैं अपने आसपास की दुनिया के बारे में। आज की मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी ह्यूमन बींग्स को एक माइंड कंस्ट्रक्टर के तौर पे देखती हैं कि किस तरह से अपने फिजिकल वर्ल्ड में और सोशल वर्ल्ड में जाकर ह्यूमन बींग्स अपने ही माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ ही अपने माइंड का डेवलपमेंट करते हैं। इसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे का ही बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर कंस्ट्रक्टिविज्म का ही नज़रिया था। उनका ही मानना था कि बच्चे जब ग्रो करते हैं और अपने आप का विकास करते हैं तो वो अपने माइंड को भी डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रशिया के साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की का ये मानना था कि बच्चे अपना माइंड डेवलपमेंट नहीं करते, लेकिन उनका माइंड उनके आसपास के एनवायरनमेंट और बड़ों के साथ और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जिस तरह इंटरेक्ट करता है, उसके रिजल्ट के अनुसार ही उनका माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो ये था अब तक का इस लेसन का पार्ट 1। मिलते हैं अगले पार्ट में।